हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विज़न। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIUS क्लास 12 का चैप्टर 14 जिसका नाम है कुटज, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर जो कुटज है ये एक छोटा सा टिगना पौधा है, लेकिन हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए अपने मोटिवेशनल कोट्स को देख लेते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। फ्रेंड्स, ये बात तो रियलिटी है। आप जितनी मेहनत करेंगे, चाहे वो आज करें, चाहे बीते हुए कल में आपने कर रखी है, चाहे आने वाले वक्त में करें, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपकी आज की मेहनत आपको आज पता नहीं चलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में आप वाकई ये रियलाइज़ करेंगे कि रियली हर मेहनत करने वालों को फल ज़रूर मिलता है। सो इसीलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए और अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में एक गोल सेट कीजिए और उसके पीछे ही आपको आगे बढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज नामक पौधे के माध्यम से जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का चित्रण किया है। लेखक शिवालिक की सूखी नीरस जो पहाड़ियाँ हैं उन पर उगने वाले जो कुटज वृक्ष का वर्णन किया है, जो कठोर परिस्थितियों में भी मुस्कुराता हुआ जीवित रहता है। ये वृक्ष पत्थरों की छाती चीरकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कि एक छोटा सा ठिगना पौधा है जो पत्थरों की छाती को चीरकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जिससे उसकी अद्भुत जीवनी शक्ति का परिचय मिलता है, यानी कि उसी परिस्थितियों में वह लड़कर जीवित रहता है। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि लेखक को इस वृक्ष का नाम याद नहीं आता है, लेकिन उसकी आकृति और स्वभाव उसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती हैं। वे सोचते हैं कि इस वृक्ष को बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं, जैसे सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा एंड बहुत सारे। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि कुटज हिमालय पर्वत के ऊंचाई पर उगने वाला एक जंगली पौधा है। इस पौधे की प्रकृति पर ये निबंध लिखा गया है। कुटज में न विशेष सौंदर्य होता है, न सुगंध होता है, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश भेजा है, यानी कि कुटज के माध्यम से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। यहाँ पर हमें लेखक बताते हैं कुटज में अपराजय जीवन शक्ति है, यानी कि कभी हार न मानने वाली शक्ति है, पावरफुल है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की उसमें क्षमता है। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को भी स्वीकारता है, ऐसा हमें लेखक बताते हैं। इस वृक्ष के माध्यम से हमें ये सीख भी मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें मुस्कुराता रहना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना भी करना चाहिए। इस पौधे के माध्यम से लेखक हमें ये भी बताते हैं कि सामान्य से सामान्य वस्तु में भी, व्यक्ति में भी विशेष गुण हो सकते हैं। ये जताना इस निबंध का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस चैप्टर की छोटी सी समरी बताई है। अगर आप इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs को ही सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा पाठांत प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड में, तो हमें किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है कुटज वृक्ष की किन्हीं 7 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुटज वृक्ष के बारे में बताना है। इसका हम नंबर 1 पॉइंट लिख सकते हैं कि कुटज जो है वो कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। कुटज वृक्ष कठिन और शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसानी से जीवित रह सकता है। ये बिना किसी सहायता के स्वयं अपने बल पर जीवित रहता है। सूखापन और कठोरता सहने की इसमें बहुत ही ज़्यादा क्षमता है। और इसकी सुंदरता के बारे में हम लिख सकते हैं, इसके फूल छोटे छोटे, सुंदर और सफ़ेद रंग के होते हैं, जो इसे विशेष आकर्षण बनाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहना और अपने अस्तित्व के बनाए रखना कुटज वृक्ष हमें यह जीवन दर्शन सिखाता है, यानी कि यह हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं पत्थरों के बीच बंजर और जलहीन, यानी कि जहाँ पर जल ना हो भूमि पर भी यह वृक्ष हरा भरा रहता है, यानी कि ऐसी परिस्थितियों में कि ज़मीन बंजर है, जल नहीं है, पत्थर के बीच उगा हुआ है, फिर भी यह उन परिस्थितियों से लड़कर पानी को सींचता है और हरा भरा रहता है। ठीक है, ये वृक्ष बेशक साधारण दिखने वाला है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत ही ज़्यादा गहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड,
प्रस्तुत निबंध द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? कूटज निबंध के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कूटज वृक्ष सूखे, बंजर और कठिन वातावरण में भी मुस्कुराते हुए जीता है, वैसे ही हमें भी विपरीत परिस्थितियों में साहस और आत्मबल के साथ भी जीना चाहिए। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, साधारण दिखने वाली चीज़ों में भी अद्भुत विशेषताएं छुपी होती हैं, इसलिए बाहरी चमक दमक की बजाय उनके भीतर के गुणों को भी पहचानना चाहिए। लेखक हमें ये संदेश भी देना चाहते हैं कि कठिनाइयों में भी मुस्कुराते हुए रहना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ ही जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, विषम परिस्थितियों में भी पड़े व्यक्ति को कूटज किस प्रकार सहारा? विषम परिस्थितियों में भी पड़े व्यक्ति को कूटज मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करता है। जैसे कूटज वृक्ष ये सिखाता है कि कठिन, बंजर और वातावरण में भी संघर्ष करते हुए जीना संभव है, जिस तरह से कूटज लड़ रहा है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हो, हमें स्वाभिमानी और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कूटज की तरह व्यक्ति को भी स्वावलंबी बनना चाहिए और आत्मबल से हर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। संघर्ष और कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका डटकर मुकाबला करते रहना ही सच्ची विजय है। हमें कूटज के माध्यम से ये सीख मिलती है। क्वेश्चन फोर्थ है, निम्नलिखित गद्यांशों की अपने शब्दों में सप्रसंग व्याख्या कीजिए। का है, याज्ञवल्क्य ने जो बात देश कृपण बना देता है, हमें इसमें ब्लैंक को, याज्ञवल्क्य ने जो बात समझ आती नहीं वह कृपण बना देता है। यहाँ पर इस का मतलब है कि लेखक ने याज्ञवल्क्य के माध्यम से ये विचार व्यक्त किया है कि कठिनाइयाँ और दुखों के बीच एक ऐसी शक्ति है जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन वही शक्ति हमारी मदद करती है और हमें जीने की प्रेरणा भी देती है। खा है, जो समझता है कि वह स्वतंत्र है, अभिमान नहीं होना चाहिए। यह कथन कूटज निबंध से लिया गया है, जिसमें लेखक ये संदेश देना चाहता है कि जो व्यक्ति अपनी स्थिति, अपने ज्ञान और अपनी उपलब्धियों को लेकर गर्व या अभिमान करता है, वह वास्तव में अपने वास्तविक अस्तित्व को समझ नहीं पाता है। ग है, जीवन चाहते हो देश उल्लास खींच लो। यहाँ पर लेखक का मतलब है कि जीना चाहते हो तो उल्लास खींच लो। इसका मतलब है कि अगर हमें जीवन जीना है तो हमें उसमें उल्लास यानी कि खुशी और उत्साह को अपनाना चाहिए। जीवन की कठिनाइयाँ और समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें धैर्य और उल्लास के साथ सामना करें तो वे हमें पराजित नहीं कर सकती हैं। यहाँ पर लेखक का मतलब है दुनिया में त्याग नहीं है, देश गलत ढंग से सोचना। दुनिया में त्याग नहीं है बल्कि गलत ढंग से सोचना है। आज के समाज में त्याग और समर्पण की भावना का अभाव है। लोग अपनी इच्छाओं और स्वार्थ की पूरा करने के लिए गलत तरीके से सोचते हैं। यही लेखक हमें बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प है जो आत्मा का जाल बिछाता है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो दुख और सुख केवल हमारे मन की स्थितियाँ होती है। जब हम किसी परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं तो उसे अपने दृष्टिकोण के अनुसार दुख या सुख के रूप में अनुभव कर लेते हैं। यहाँ पर लेखक हमें ये भी बताते हैं कि सच्चा सुख और शांति तब मिलती है जब हम इन मानसिक उलझनों में मुक्त होकर जीवन को बिना किसी अपेक्षा के अपनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 5, नाम के निर्धारण में समाज की क्या भूमिका है? नाम के निर्धारण में समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज व्यक्ति को नाम देने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व और पहचान को भी आकार देता है, इसलिए नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये नाम किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, पहचान या क्षेत्र से जुड़ा होता है। सामाजिक पहचान, सामाजिक स्थिति और सांप्रदायिक संबंधों को भी यह दर्शाता है। नाम व्यक्ति की सामाजिक पहचान, प्रतिष्ठा और संबंधों से भी जुड़ी होती है। इस प्रक्रिया में समाज अपनी परंपराओं और संस्कारों को भी बनाए रखता है। हम इन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 से, प्रस्तुत निबंध से 5 अंग्रेजी के, 10 संस्कृत के तथा 10 अरबी फारसी के शब्द छांटकर लिखिए। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जैसे व्हाट्स देयर, इन अ नेम, सेकंड सोशल सेक्शन, ये सारे लिख सकते हैं। उर्दू के कुछ शब्द हैं जैसे साहस, इंसानियत, तौफीक, मुसीबत, फ़र्ज़, ये सारे उर्दू के शब्दों का यूज़ किया गया है इस चैप्टर में। क्वेश्चन 7 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भाषा संबंधी दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आधुनिक युग के गद्यकार रहे हैं। कब के? आधुनिक युग के गद्यकार रहे हैं। उनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा
सहज और स्वाभाविक थी। उनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रधानता थी, यानी कि वह ज़्यादातर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे। इसी के माध्यम से जो गंभीर तथ्य होते थे उनको भी वे सरलता से प्रस्तुत करते थे। द्विवेदी जी संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। द्विवेदी जी ने कई जगह संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है इस चैप्टर में। तो कहीं कहीं अरबी फ़ारसी की भी शब्दावली भी अपनाई है, जैसे उल्लास, लोल, चारुस्मित, कुटज, नीलोत्पल, अर्ध, ये सारे उर्दू फ़ारसी अरबी फ़ारसी के ही वर्ड्स हैं। द्विवेदी जी ने निबंध में सूक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियों और सूत्र वाक्यों का भी खुलकर प्रयोग किया। यही रीज़न है कि इनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो लोकप्रियता और सरलता, मनोरंजक वाला होता है। वे अपने विचारों को भी बहुत ही ज़्यादा सरलता से प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा संबंधी दृष्टिकोण को देखा है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए हम इसके कुछ MCQs को सॉल्व करते हैं। पाठगत पेज 14.1 का क्वेश्चन 1 है, शिवालिक का अर्थ क्या है? शिव की केश राशि। सेकंड है, विपरीत परिस्थितियों में भी कुटज हरा भरा बना रहता है क्योंकि उसके भीतर जी विषय है। थर्ड है, कुटज सौभाग्यशाली है क्योंकि कालिदास ने इसे अपनाया था। क्वेश्चन 4 है, नाम को किसकी स्वीकृति प्राप्त होती है? समाज की। फर्स्ट है, रहीम कुटज की कद्र नहीं कर पाए क्योंकि वह स्वयं समाज के अपेक्षित व्यवहार से दुखित है। क्वेश्चन सेकंड है, लेकिन दुनिया की है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। वाक्य में दुनिया की कैसी मनोवृत्ति अभिव्यक्त हुई है? सम्मान देने वाली। थर्ड है, कुट कहते हैं, कुट किसे कहा जाता है? घड़े और घर को। नेक्स्ट है 14.3 का क्वेश्चन 1, जीविषा शब्द है। जीविषा जीने की दुर्दम इच्छा। सेकंड है, कुटज है, कुटज क्या है? सहिष्णु। थर्ड है, लेखक किस बात का खंडन करता है? तो लेखक किस बात का खंडन करता है? अबोध और बुद्धिहीन का। फोर्थ है, भाषा विचार के संदर्भ में किसका उल्लेख है? सिल्वा और लेवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से मुहावरा नहीं है। नीलम धारण करना, ये कोई मुहावरा नहीं है। सेकंड है, कुटज क्या है? घड़े से पैदा हुआ। थर्ड है, लेखक कुटज को देखकर रोमांचित होता है क्योंकि विचलित नहीं होता। फोर्थ है, कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। कथन का संदेश क्या है? क्योंकि कुटज स्वयं पर नियंत्रण रखे हुए है, मन को वश में करके उस पर जीत हासिल कर रखा है। नेक्स्ट है 14.5 का क्वेश्चन 1, कुटज के अंतिम गद्यांश दुख और सुख डेस उनसे मुक्त है में जिस शैली का प्रयोग हुआ है वह है भावनात्मक। सेकंड है, भाषा के प्रति लेखक का दृष्टिकोण क्या है? समावेशी है। फ्रेंड्स, ये थे आपके एग्ज़ाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs और इस चैप्टर की शॉर्ट समरी। अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसी ही वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विज़न। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का चैप्टर 16 जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इसकी छोटी सी समरी देखेंगे एंड देन उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और MCQs को भी हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेस्ट मोटिवेशनल कोट्स, उसको देख लेते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सूर्य बनकर वही चमकता है। फ्रेंड्स, इस कोट्स को आपको याद रखना है एंड हमेशा ये याद रखना है कि हम जब तक मेहनत नहीं करते, बिना मेहनत का हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत करनी है और बहुत ही अच्छे नंबरों से हमें आगे बढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर रीढ़ की हड्डी, जिसकी स्टोरी हम समरी टाइप में देखेंगे। कहानी रामस्वरूप के घर में घटती है, जहां उनकी बेटी उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा घर की सजावट में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, रामस्वरूप प्रेमा के फादर हैं एंड
रामस्वरूप और प्रेमा उमा के पेरेंट्स हैं। ओके, एंड रतन जो है उनके घर का नौकर है। गोपाल प्रसाद और शंकर उनके घर में लड़के वाले आने वाले हैं। अब यहाँ पर रामस्वरूप है जो उमा के फादर हैं, वो क्या चाहते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। रामस्वरूप चाहते हैं कि उमा की जो उच्च शिक्षा है, यानी कि उमा बहुत ही ज़्यादा वेल ग्रेजुएट थी, उच्च शिक्षा को लड़के वालों से वो छिपाना चाहते थे क्योंकि वे कम पढ़ी लिखी लड़की पसंद करते, यानी कि जो लड़के आने वाले थे वह केवल कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते थे। ठीक है, लड़के वाले गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर हैं आते हैं। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और लड़कियों की शिक्षा के विरोधी हैं, यानी कि जो गोपाल प्रसाद हैं यहाँ पे वे क्या करते हैं, वे लड़कियों की पढ़ाई के सख्त विरोधी हैं। उमा जब आती है तो वह शंकर को पहचान लेती है जो पहले लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करते पकड़ा गया था। उमा इस अपमानजनक व्यवहार का विरोध करती है और शंकर की नैतिक कमजोरी पर भी सवाल उठाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रीढ़ की हड्डी जो हमारा चैप्टर है इसकी शॉर्ट समरी देखी है। अगर आप इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैंने इसकी एक वीडियो पहले से बना रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को। फ्रेंड्स, यही वो क्वेश्चंस है जो आपके हिंदी के एग्ज़ाम्स में फुल स्कोर्स कराएंगे। सो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन 1 को। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट बहुत ईजी है, हम इसको सॉल्व करें। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है कि वह हमेशा अपने बीते हुए समय को याद करता है और उसे ही सही ठहराता है, उसे सही मानता है। परंतु बीता हुआ जो पल होता है, जो समय होता है, उसकी तुलना वर्तमान समय से करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। मतलब ये तर्क संगत नहीं है क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सही होता है, यानी कि धीरे धीरे चेंजमेंट आता है और पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल जाता है। इसलिए पहले की तुलना हमें अभी से नहीं करनी चाहिए। यो भी हर ज़माने की अपनी मांग होती है और उसी के अनुसार जब ज़माना बदलता है तो वहाँ कुछ कमियों के साथ सुधार भी करना पड़ता है। समय के साथ स्वयं को बदलना भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, इसलिए ऐसी तुलना उचित नहीं है, हमें ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम ये सब अपने क्वेश्चन 1 में कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और उसे छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। फ्रेंड्स, आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। फ्रेंड्स, वो अपनी बेटी से, जो रामस्वरूप थे, वो उमा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वे उन्हें पढ़ाना चाहते थे और मतलब बहुत ही वेल डेवलप करना चाहते थे, पर लोगों की पुरानी जो सोच थी उसकी वजह से वह बहुत विवश हो गए थे। ये बात एक पिता की विवशता को उजागर करती है जो एक और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहते थे, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए भी वह बाध्य थे क्योंकि उस ज़माने में कोई पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता था। यही रीज़न था कि रामस्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा तो दिलवाई, लेकिन रिश्ते वालों के सामने उसे भी छिपाना चाहते थे। क्वेश्चन 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से कि जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। अपनी बेटी के रिश्ते तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह सरासर गलत था। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे थे और उसे सुंदरता और बढ़ाने के लिए प्रसाधन, यानी कि बहुत सारे मटेरियल्स, सामग्री का प्रयोग करने के लिए भी रामस्वरूप कह रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा अनुचित था। साथ ही वे ये भी चाहते थे कि उमा वैसा ही आचरण, व्यवहार, बिहेवियर करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे ये क्यों भूल रहे थे कि जिस प्रकार लड़कों की अपेक्षाएं होती हैं उसी प्रकार लड़कियों की भी होती है। लड़कियों की भी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु तो नहीं है, बल्कि आज समाज में लड़का तथा लड़कियों को भी समान दर्जा प्राप्त होने लगा है। तो हम ये सब चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन 4 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने विचार लिखने हैं। मेरे विचार से तो दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं
और उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए ही होती हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की भी मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो रामस्वरूप हैं वो अपने आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी कायरता का परिचय दे रहे हैं, यानी कि अपनी पढ़ी लिखी लड़की की एजुकेशन को छिपाते हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थितियों के साथ समझौता करते। क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती? यहाँ पर उपयुक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हैं। हम इसके बाद पॉइंट वाइज क्वेश्चन के आंसर्स को दे सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है, शंकर का चरित्र अच्छा नहीं था, लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका है। सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं था, वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव जैसा कहा जाता है, वैसे ही करता है, वह कमज़ोर युवा वर्ग का भी प्रतिनिधित्व है। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं था, यानी कि वह थोड़ा झुककर बैठता था, वह शरीर से कमज़ोर है तथा उसने तन कर भी बैठा नहीं जाता। जब वह अपने बोझ नहीं संभाल सकता तो परिवार कैसे संभालेगा? क्वेश्चन 4 में हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को किस प्रकार के व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क संगत सही उत्तर दीजिए। समाज में आज उमा जैसे दृढ़, स्पष्टवादी और उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे, जो दोहरी मानसिकता, नीची मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं तथा दहेज जैसी जो कुरीतियां हैं उनसे लड़ सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी हो, निडर हो, नई सोच रखती हो। इसके विपरीत शंकर जैसे जो लड़के हैं वे समाज के लिए केवल अभिशाप होते हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं, न ही प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि वे समाज के लिए केवल बोझ के समान ही हैं। तो यहाँ पर हमें पूरा उमा का कैरेक्टर बता सकते हैं। क्वेश्चन 7 में हम देखते हैं, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब हमें यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के बारे में बताना है कि आखिर रीढ़ की हड्डी, ये किस रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार मानव में रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार जो वैवाहिक संबंध होता है, वैवाहिक जो रिश्ते होते हैं, उसमें लड़का और लड़की को रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के ज़रिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो नर और नारी, जो लड़का और लड़की होते हैं, वे दोनों में ही समानता होनी चाहिए, तभी एक देश, एक समाज तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि वह समाज तब तक डेवलप नहीं कर सकता जब तक वह अच्छी सोच नहीं रखेगा। अतः ये उचित शीर्षक है। यहाँ रीढ़ की हड्डी समाज के मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक भी है। क्वेश्चन 8 है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो सबसे सशक्त पात्र है बनकर जो उभरता है वह है उमा का। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए ही थी, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच, नया डेवलपमेंट, नया दिशा प्रदान करती है। तो हमें यहाँ पे पूरा उमा के बारे में लिखना है, उमा के बारे में बताना है कि कितनी उच्च चरित्र और निडर लड़की थी। क्वेश्चन 9 है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर हमें रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करना है। रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं के संपन्न एक मजबूत पिता थे। हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? रामस्वरूप के बारे में कि वह एक प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न एक मजबूत पिता थे। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का भी प्रयास कर रहे थे, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता भी झलकती है। अब यहाँ पर हम गोपाल प्रसाद की बात करें तो गोपाल प्रसाद निहायती चालाक,
और बड़ बोले, लालची, पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाला, तकियानुसी, छोटी सोच वाला व्यक्ति के रूप में भी उभरता है। इसी कारणवश वह मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते थे। वह विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते थे। इससे उनका लालची स्वभाव भी पता चलता था। क्वेश्चन 10 है, इस एकांकी का क्या मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे यह एकांकी स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर है, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब भी करना है। स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, उसका सबल व्यक्तित्व प्रस्तुत करना, हम इन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा। 11 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। समाज में हम महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं, जैसे स्त्री शिक्षा को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अपने समय की जो महान विदुषी स्त्रियां होती हैं उनका उदाहरण देकर समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अन्य जो लोग हैं वो उनसे प्रेरणा ले सकें। उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। चित्र, संगीत आदि पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। लड़के और लड़कियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। महिलाओं को उनकी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, इस एकांकी में विवाह की किस समस्या को प्रस्तुत किया गया है। यह एकांकी एक पुरानी सोच पर आधारित एकांकी है। इसमें पुरानी विचारधारा जो कहते हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनानी चाहिए, इस पर आधारित है। उनका मानना होता है कि वह घर का काम नहीं करती, कंट्रोल में नहीं रहती, वे घर से बाहर निकलने की चेष्टाओं में लगी रहती हैं। इसका मुख्य रीज़न यही है। क्वेश्चन 13 है, उमा की किन्हीं 2 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर हमें उमा के बारे में बताना है। हम बता सकते हैं वह एक शिक्षित लड़की थी, आत्मसम्मान से भरपूर एक युवती थी जो समाज की रूढ़ियों का भी विरोध करती थी। क्वेश्चन 14 है, गोपाल प्रसाद व शंकर महिलाओं के उच्च शिक्षित होने का विरोध करते हैं। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं। क्वेश्चन 14 में हमें अपने विचार रखना है। तो मैं इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त ना करें। गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे लोग जो महिलाओं के उच्च शिक्षा यानी वेल ग्रेजुएट प्राप्त करने का विरोध करते हैं, उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी यानी कि पुरानी, संकीर्ण और अविकसित सोच को दर्शाता है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए हम इसके MCQs को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इस एकांकी से संबंधित विषय नहीं है तो का इसका आंसर विवाह उपरांत स्त्री पुरुष का झगड़ा। सेकंड देखते हैं, उमा गाते गाते अचानक क्यों रुक जाती है, क्योंकि वे शंकर को पहचान लेती है। नेक्स्ट है, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, ये वाक्य किसका है, तो ये है उमा का है। सेकंड है, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। इससे पता चलता है कि गोपाल प्रसाद की नज़र में विवाह भी बिजनेस है। नेक्स्ट है, थर्ड, झुकी कमर इनकी खासियत है, किसके बारे में कहा गया है, तो शंकर के बारे में बताया गया था। क्वेश्चन 4 में हमें राइट एंड रॉन्ग का टिक करना है। फर्स्ट, शंकर हॉस्टल में ताक झाक करते पकड़ा गया था, इसलिए उसे उमा विवाह नहीं करना चाहती थी, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, प्रेमा को गाने बजाने से चिढ़ है, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड है, गोपाल प्रसाद की आंखों से चतुराई झलकती है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 4 है, अधिक पढ़ी लिखी लड़की गीत संगीत में कमज़ोर होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। फिफ्थ है, पढ़ना लिखना और काबिल होना केवल मर्दों का काम है, ये भी गलत है। सिक्स्थ है, दुनिया की बहुत सारी बातें नियम केवल मर्दों के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस और MCQs एंड आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विज़न। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12th का चैप्टर 17 जिसका नाम है अंडमान डायरी, जिसके लेखक हैं हमारे श्रीकांत वर्मा जी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पहले हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और MCQs को करेंगे, जिसको करने के बाद आपको कहीं और से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये हमारे एग्ज़ाम्स में आएंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी देखेंगे एंड देन उसके बाद हम अपने इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि जो अंडमान डायरी है वे श्रीकांत वर्मा के द्वारा लिखी गई है, एक महत्वपूर्ण कृति है जिसमें उन्होंने अंडमान निकोबार जब वे गए थे उस द्वीप समूह की यात्रा के दौरान उन्होंने जो देखा था, अनुभव किया था और दृश्यों और घटनाओं का जीवंत वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। लेखक वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, साफ़ सुथरे समुद्र तट और हरे भरे जंगलों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अंडमान की हवा, हरियाली, शांत वातावरण उनके मन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। जब लेखक अंडमान में जाते हैं तो यात्रा के दौरान लेखक सेल्युलर जेल को देखते हैं, जिस सेल्युलर जेल को काले पानी के नाम से भी जाना जाता था। ये जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट और बलिदान का प्रतीक भी था। उन्होंने ऐसा बताया था हमें। जेल की काल कोठरियों और दीवारों को देखकर लेखक भावुक होते हैं और उन वीरों को भी श्रद्धांजलि देते हैं। और तो और लेखक ने वहाँ के स्थानीय जो जनजातीय लोग थे उन लोगों से मिलते हैं। वे उनके सरल जीवन और लोक कला प्राकृतिक जीवन शैली को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेखक को अंडमान में एक नया अनुभव होता है जहाँ प्रकृति, इतिहास और संस्कृति मिलकर एक अनोखा वातावरण रचती हैं। इस यात्रा से उन्हें मानसिक शांति और सुकून भी मिलता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में, इस अध्याय में लेखक ने वर्तमान में द्वीप की स्थिति का भी वर्णन करते हुए अतीत के जो अत्याचारों को भी उजागर किया है कि किस तरह से अंडमान में जो सेल्युलर जेल था, काले पानी की सज़ा लोगों को सुनाया जाता था, तो अंग्रेज़ किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार करते थे उनके बारे में भी लेखक ने बताया है। लेखक अपने अनुभव और यात्राओं के माध्यम से इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को समझाने की भी कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि चैप्टर में क्या क्या हुआ था, मैंने यहाँ पर आपको बताया। अगर आप इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरी इससे पहले की जो वीडियोस है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को ही सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये है हमारा चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं हम। लेखक ने काला पानी किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो अंडमान डायरी में लेखक हैं जो श्रीकांत वर्मा जी ने काले पानी शब्द का प्रयोग अंडमान के सेल्युलर जेल के लिए किया है। सेल्युलर जेल के लिए किया है जहां ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जो होते थे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों को दंड स्वरूप भेजा जाता था, यानी कि उन्हें दंड दिया जाता था। ये जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित थी। तो लेखक ने पोर्ट ब्लेयर में स्थित जो सेल्युलर जेल है उसे ही काला पानी कहा है। सेल्युलर जेल को ही काला पानी कहा गया है। क्वेश्चन 2 है हमारा, लेखक के अनुसार अंडमान में द्वीपों की संख्या कितनी है, लिखिए। तो द्वीपों की संख्या कितनी थी, 300 थी। क्वेश्चन 3 है, गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारियों को किस जेल में रखते थे, प्रस्तुत कीजिए। तो गोरे शासक देशभक्त क्रांतिकारी होते थे, उन्हें सेल्युलर जेल में रखा जाता था। क्वेश्चन 4 है हमारा, फांसी से पहले कैदी के साथ औपचारिकताएं निभाई जाती थी, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, फांसी से पहले कैदी के साथ जो औपचारिकताएं निभाई जाती थी वह हैं उन्हें खुली हवा में सांस लेने दिया जाता था, नहलाया जाता था, धुलाया जाता था और उन्हें गीता, बाइबल, कुरान पढ़ने की भी इजाज़त दी जाती थी। और तो और उनसे अंतिम इच्छा भी पूछी जाती थी, पर शायद वह उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करते थे। हम यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, वे कौन थे जो शेक्सपियर को घर भूल आए थे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, अंग्रेज। यहाँ पर लेखक का आशय ये है कि अंडमान के आदिवासी इतने अलग थलग और अपनी मूल संस्कृति में रचे बसे थे कि दुनिया का जो महानतम साहित्यकार थे शेक्सपियर, उन्हें ही वे भूल गए थे। शायद वे तभी इसीलिए उनके साथ इतनी ज़्यादा अत्याचार करते थे। क्वेश्चन 6 है हमारा, फांसी घर में एक साथ कितने व्यक्तियों को फांसी देने की व्यवस्था थी। तो 3 लोगों को फांसियाँ दी जाती थी एक साथ। क्वेश्चन 7 है, सबसे खतरनाक कैदी किसे माना जाता है। तो आपने चैप्टर में देखा होगा वीर सावरकर जी को सबसे खतरनाक कैदी माना गया था। क्वेश्चन 8 है, लेखक के मन में किसके प्रति पूर्वाग्रह था। तो ये इसका भी आंसर होगा वीर सावरकर के प्रति। क्वेश्चन 9 है, जेल के बाहर किस स्वाधीनता सेनानी की प्रतिमा लगी हुई थी। तो वीर सावरकर जी की ही लगी हुई थी। क्वेश्चन 10 है हमारा, किसे सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क मंजूर नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि लेखक उन्हें एक हिंदूवादी न मानकर उन्हें एक सच्चा देशभक्त मानते थे, इसीलिए सावरकर के सांप्रदायिक होने का तर्क उन्हें मंजूर नहीं है। क्वेश्चन 11 है, जेल से लौटकर किसने अपने कमरे में बत्ती नहीं जलाई।
इसका आंसर है लेखक। हमारे लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा जी। उन्होंने जेल से लौटकर अपने कमरे की बत्ती नहीं जलाई क्योंकि वे वो सब देखकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आइए हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा एमसीक्यूज़ जिसका क्वेश्चन 1 है, काला पानी का क्या अर्थ है? इसका आंसर सुदूर निष्कासित जिसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं। हम ये कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारा, लेखक के अनुसार काला क्या है? तो हमारे पूर्वज जो क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन 3 है, लेखक के अनुसार कुरूप बशल्क मनहूस क्या है? तो कारागृह, जो हमारा सेल्युलर जेल था अंडमान का, उसे ही कुरूप बशल्क मनहूस कहा गया है। सेल्युलर जेल के कमरे की संरचना कैसी थी? तो एक पतली सी सूरज की किरण पहुंचने वाली तंग कोठरी जैसी थी। सेकंड देखते हैं, फांसी घर के सामने लेखक को किस नाटककार का संस्मरण हुआ था? तो शेक्सपियर का। क्वेश्चन 3 है, समुद्र पर मंडरा रही चिड़िया कैसी प्रतीत हुई? पूर्वजों की मृत आत्माओं की तरह। ये चैप्टर हमने पढ़ रखा है एंड ये आपको बहुत ईजी लगेगा सॉल्व कर। ये पार्टिकल पर 17.2 का हमारा क्वेश्चन 1 है। पाठ से 5 तत्सम शब्दों का चयन करें। तो हमें 5 तत्सम शब्द ढूंढने हैं हमारे चैप्टर से। तो फर्स्ट हो गया यंत्रणा, कारागृह और दशक। क्वेश्चन 2 है, पाठ से 5 उर्दू शब्दों का हमें चयन करना है। तो फर्स्ट हो गया बशक्ल, मनहूस, उम्मीद, जुर्म, तलाश। ये सब हमारे कैसे हो गए? उर्दू के शब्द हो गए। थर्ड हम देखते हैं, फूंक फूंक कर पीना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो सावधानी पूर्वक होता है। क्वेश्चन 4 है, कॉमेडी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुखांत। फ्रेंड्स, ये थी हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज़ की एक छोटी सी वीडियो एंड आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैप्टर को, एमसीक्यूज़ को और क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर रखते हैं तो आपको हिंदी में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसे ही आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।